Nuclear chemistry, radioactivity. The word radioactivity means whenever we have some substance and their nucleus is not stable and they have tendency to stabilize themselves, so there is some kind of nuclear changes. Nucleus of some atom will release some kind of particle like alpha particle, beta particle, gamma particle, and they have tendency to stabilize themselves. वो कुछ अपने न्यूक्लियस में चेंजेस करके अपने न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो वो न्यूक्लियस जो स्टेबल नहीं है वो उनका स्पॉन्टेनियस, द वर्ड स्पॉन्टेनियस मींस ऑन देयर ओन विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का बिना यूज करके खुद से ही जब वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स अल्फा बीटा गामा, ये तो जस्ट एग्जांपल है, और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो इन्हें जब वो एमिट करते हैं सच काइंड ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। चलो एक काम करो, एक बच्चा पढ़ो कोई से, दर्शिता पढ़ो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन। दर्शिता जैन। Spontaneous emission of certain particles by alpha, beta, and gamma from the nucleus of an atom or splitting of nucleus into two or more nuclei is called radioactivity, and the atom is called radioactive atom subshell. So basically spontaneous emission of certain particles like alpha beta gamma from the nucleus of an atom or splitting of a big nuclei into two or more than two small nuclei, एक बड़ा एटम न्यूक्लियस दो या उससे ज्यादा छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होना, such kind of phenomena is called radioactivity and the atom is called radioactive atom. ये सबशेल नहीं होगा ना, सिर्फ रेडियोएक्टिव एटम ही होगा, सबशेल मत लिखना जब भी लिखोगे। नेक्स्ट, ड्यू टू अनस्टेबल न्यूक्लियस कॉमा ट्राइंग टू अचीव स्टेबिलिटी। सो बेसिकली स्टेबल जो भी न्यूक्लियस था दैट इज अनस्टेबल, दे हैव टेंडेंसी टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। अल्फा पार्टिकल हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा को डिफाइन किया है अगेन, जो हमने पहले भी डिफाइन किया है। अल्फा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। बीटा इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ओनली इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ही बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। गामा आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच do not have any charge and mass. Then we have one more subatomic particle, positron. Positron and beta particle both are identical except their charge. तो जो बीटा पार्टिकल का चार्ज होगा वही चार्ज होगा पॉजिट्रॉन का भी। Here the difference is charge and mass are same. The difference is one is positive charge, another is negative charge. तो positron and proton, यदि तुम इन दोनों में डिफरेंस पूछोगे तो ये डिफरेंस आता है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो इतना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, व्हिच इज मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1837। दिस इज द मास ऑफ पॉजिट्रॉन। क्लियर? ऑर्डर, कुछ रिलेटिव ऑर्डर हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। वेलोसिटी, स्पीड, गामा रेडिएशन का सबसे ज्यादा होता है, होना भी चाहिए, बिकॉज दे आर बेसिकली लाइट पार्टिकल्स, लाइट होती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी। अल्फा सबसे हेवी है, अल्फा का जो मास है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन से, सो सबसे हेवी है, सबसे कम वेलोसिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या एग्जैक्टली? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ दिस अल्फा बीटा गामा पार्टिकल to remove electron when they strike to any atom. Let's say we have one atom, nucleus at the center, electron is revolving around the nucleus. So when this alpha beta gamma particle strike to this electron, yeah, which has maximum tendency to eject this electron out of the atom, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन ट्रांसफर कर सकता है, जो भी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा उसका आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा। तो अल्फा इज द हेवीएस्ट वन आउट ऑफ दिस, जो सबसे हेवी मॉलिक्यूल सब्सटेंस होगा सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगा। तो अल्फा का आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, गामा का सबसे कम। देन पेनिट्रेशन पावर,
the word penetration power here means here is that if we have one block, let's say solid block है, solid block में कौन कितना डेप्थ तक पेनिट्रेट कर देगा, या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि गामा रेडिएशन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमारे विंडो ग्लास के विंडो होते हैं उससे इजीली वो अंदर आ जाती है, बट ग्लास विंडो से अल्फा पार्टिकल कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो वो जो सॉलिड पार्टिकल है, ग्लास पार्टिकल से, उसको गामा रेडिएशन पेनिट्रेट कर जाती है, गामा का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा और सबसे कम अल्फा का। किसी को कोई डाउट है इस ऑर्डर में, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी? क्लियर है इतना? काजल, कृष्णा, कुमुद? यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी। अब क्वेश्चन आता है, हमने ये तो बोल दिया दे आर अनस्टेबल, नाउ हाउ टू डिसाइड देयर स्टेबिलिटी, किस फैक्टर से हम उनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी, फर्स्ट वन n by p रेशियो, n is number of protons, sorry, n is number of neutrons, p is number of protons, which is written here. We have one theory called n by p ratio. देखो हमने क्या किया, y axis के along हमने लिए number of protons, clear, and along x axis we are taking, sorry, y axis we are taking number of neutrons, and along x axis we are taking protons. तो यहाँ पे प्रोटॉन्स ले ली, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स ले ली। तो हमने कुछ ग्राफ ड्रॉ किया, इस ग्राफ हमने ये ऑब्जर्व किया जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे उन सभी को हमने ये डॉट से कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस थे, क्लियर, और इन्हें प्रॉपर ग्राफ के अंदर कवर कर लिया। समझना, ये जो ग्राफ है दिस इज नथिंग बट ये जो डॉट्स हैं दे आर द स्टेबल न्यूक्लियस, और जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे उन्हें हमने पहले तो ऐसा कुछ कर लिया, उन्हें एक ग्राफ के अंदर में कवर कर लिया, और ये ऑब्जर्व किया वी डोंट हैव एनी न्यूक्लियस which is stable and present somewhere here like position 1, position 2, position 3, ऐसा कोई भी स्टेबल न्यूक्लियस नहीं था जो इन पोजीशन पे प्रेजेंट था। तो सारे के सारे स्टेबल न्यूक्लियस क्लोज थे एक दूसरे के, उन्हें एक जोन में कवर कर दिया। तो n by p रेशियो ग्राफ में we can say that the nucleus which comes under this zone we call it stability zone और stability belt, जो भी इसके अंदर आ रहे हैं वो स्टेबल है, जो उसके बाहर है वो अनस्टेबल है, हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं। चलो देखो ऑब्जर्वेशन, up to atomic number 20 that is calcium, n is almost equal to p for stable nuclei। तब जितने भी मैक्सिमम स्टेबल न्यूक्लियस थे उनके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेम थे, अप टू एटॉमिक नंबर 20, नॉट नेसेसरी बट मैक्सिमम के लिए ऐसा था। जैसे हम बात करें हीलियम की, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, क्लियर। वी टॉक अबाउट लेट्स से मदर एटम, फ्लोरीन को नहीं लेते हम, यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीजन, 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। हम बात करें कैल्शियम की, 20 प्रोटॉन्स 20 न्यूट्रॉन्स, तो 20 टोटल 40 हो गया। कुछ ऐसे भी केसेस जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नहीं थे, प्रोटॉन्स इन फ्लोरीन इज 9 एंड द न्यूट्रॉन्स इज 10, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स 10 आ रहे थे। तो कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी आ रहा था, न्यूट्रॉन्स 1 से या 2 से इंक्रीज भी हो रहा था, बट मैक्सिमम केसेस में डबल होता है मास नंबर अप टू एटॉमिक नंबर 20, क्लियर। बट आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 हमें देखेंगे न्यूट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। ये जो ग्राफ है ये बजाय a इक्वल टू p के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, फिर क्लियर, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इफ एटॉमिक नंबर इज मोर देन 20। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन, अप टू एटॉमिक नंबर 83 दैट इज बिस्मथ वी हैव स्टेबल न्यूक्लियाई। ये जो सबसे कॉर्नर वाला तुम्हें दिख रहा है ना एटॉमिक नंबर 83, इसके बाद जितना भी तुम कुछ भी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का रेशियो ले लो, आफ्टर एटॉमिक नंबर 83 वी डू नॉट हैव एनी स्टेबल न्यूक्लियस। सबसे हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस था 83 एटॉमिक नंबर। So Z equal to 83, bismuth is the heaviest stable nuclei। ये बिस्मथ की स्पेलिंग इवन थोड़ी सी गलत लिखी है यहाँ पे, इट शुड बी TH एट द एंड। तो 83 एटॉमिक नंबर हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस था।
Third observation in this graph, for higher atomic number of neutrons is greater than protons for stable nucleus, जो हमने देखा ही है एटॉमिक नंबर 20 के बाद। अब क्वेश्चन ये आता है, इफ स्टेबल इज नॉट न्यूक्लियस, ये तो हमने देखा कि कहाँ पे क्या स्टेबल न्यूक्लियस था, यदि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा तब क्या होगा? So nucleus has tendency to stabilize themselves. वो फर्स्ट केस कैसे स्टेबलाइज करेंगे? देखो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हमारा न्यूक्लियस यहाँ पे कहीं पे लाई करे, फर्स्ट केस। हमारा सेकंड केस न्यूक्लियस यहाँ पे लाई करे, थर्ड केस कहीं यहाँ पे लाई करे। तो तीन अलग अलग जोन में भी वो लाई करेगा इन कंपैरिजन टू दिस ग्राफ। फर्स्ट, व्हेन n by p रेशियो इज टू लो, तो हमने सबसे पहले लिया है n by p रेशियो इज टू लो, ये वाला जोन। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन प्रोटॉन्स काफी कम। In this case, neutrons will convert into protons. Neutrons protons में convert हो जाएंगे। देखना, n by p रेशो कम था, तो क्या करो, n को p में convert कर दो। If you convert neutrons into protons, तो अपने आप ही फिर n by p रेशो का बढ़ने लगेगा। एक मिनट रुको, मैंने थोड़ा गलत बोला है, n by p रेशो इज टू हाई लिखा है ना यहाँ पर। जस्ट मिनट, फर्स्ट केस यहाँ पे लिया n by p रेशो इज टू हाई। फिर से मैं बता रहा हूँ, केस 1 वी आर टेकिंग हियर, फर्स्ट केस व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन इज टू हाई। क्लियर? इफ n by p रेशियो इज टू हाई, n डेफिनेटली p से ज्यादा रहा होगा, तो हमें n को कम करना है, न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में कन्वर्ट कर दो। इफ यू आर कन्वर्टिंग न्यूट्रॉन्स इनटू प्रोटॉन्स, तो अपने आप n by p रेशियो जो हाई था वो कम होने लगेगा। n कम होगा, p बढ़ेगा, n by p रेशियो डिक्रीज होगा। Now, how to convert neutrons into protons? तो न्यूक्लियस में ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होगा by emitting certain beta particle। देखो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, 0, प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, 1, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। एक ऐसा पार्टिकल एमिट करेंगे जिसका चार्ज -1, तो +1 -1 इज इक्वल टू 0, चार्ज बैलेंस हो गया। मास पे आते हैं, मास 1 यूनिट, मास 1 यूनिट, तो इसका 0 होना चाहिए। 1 + 0 शुड बी इक्वल टू 1। तो चार्ज और मास को बैलेंस किया जाता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में। क्लियर? सो इन दिस रिएक्शन न्यूट्रॉन्स डिक्रीजेस, प्रोटॉन इंक्रीजेस, n by p रेशियो डिक्रीजेस, जो काफी ज्यादा था वो डिक्रीज होने लगेगा। क्या ये समझ में आता है? कैसे सिस्टम पूरा न्यूक्लियस स्टेबलाइज हुआ है? मानसी, Yes, sir. निकिता, निकुल, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। केस 2, when n by p रेशियो इज टू लो, जब n by p रेशियो काफी कम था तब का सीन हम देखते हैं। प्रोटॉन इज गिविंग कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन, पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अब प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, वी नीड टू बैलेंस द चार्ज। वहां पे -1 चार्ज से बैलेंस हुआ था, यहाँ पे +1 चार्ज से बैलेंस कर दो। क्लियर? यहाँ पे बजाय बीटा के पॉजिट्रॉन डीके होगा। तो हम देखते हैं, प्रोटॉन चार्ज इज 1 यूनिट, न्यूट्रॉन चार्ज इज 0 यूनिट, सो एक बीटा पार्टिकल, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन को एमिट कर दो, चार्ज बैलेंस हो गया। मास 1 मास 0 ऑलमोस्ट, so 1 equal to 1 plus 0, charge and mass both are balanced। इसे हम कहते हैं positron decay। Clear? In this positron decay, proton decreases, neutron increases, n by p ratio जो too low था, now it will increase, और वो stability zone में चला जाएगा। We have one more phenomena here for the stabilization of nucleus, K capture। K capture में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है एंड वी हैव वन शेल, फर्स्ट शेल, दैट इज के शेल, KLMN शेल। तो फर्स्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कैप्चर हो जाता है न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने के लिए। तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, दोनों कंबाइन होके हमें प्रोवाइड कर देंगे न्यूट्रॉन विद चार्ज 0। मास प्रोटॉन का 1 यूनिट, इलेक्ट्रॉन का 0, न्यूट्रॉन का मास 1, चार्ज एंड मास बोथ आर बैलेंस।
हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट शेल, फ्रॉम के शेल, यू कैन चेक हियर, और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है. इज इट ओके? Yes, sir. Case 3. When atomic number is greater than 83. मतलब हम बात कर रहे हैं कुछ इस जोन की, थर्ड केस की, समवेयर हियर, यहाँ पे भी हमारा एटम है इस जोन में. So when atomic number is 83, now system has to decrease its both protons and neutrons. उसे अपना एटॉमिक नंबर 83 से कम करना होगा. एंड एटॉमिक नंबर 83 से जब if any system want to decrease its atomic number, it has to release certain alpha particle. The heavy nucleus is split into two or more nucleus, एक possibility, and it may emit alpha particle in order to decrease the number of neutrons in mass number. जो भी उसका एटॉमिक नंबर है उसे कम करने के लिए हेवी न्यूक्लियस या तो स्प्लिट हो जाएगा या अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा. क्लियर? इन जनरल बीटा पार्टिकल ऑलवेज एमिट विद अल्फा पार्टिकल. जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, इन जनरल बीटा पार्टिकल एमिट होता ही होता है उसके साथ. चलो ये फर्स्ट थ्योरी देखी हमने, जिससे हमने ये एक्सप्लेन किया कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होता है, कौन सा अनस्टेबल होता है, and how any nucleus is stabilizing itself. Clear? Now the second theory to explain stability of nucleus, even odd concept of nucleus. Even odd concept of nucleus. It is experimentally observed the number of neutrons and number of protons. If both are even, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है, तो जितने भी न्यूक्लियस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं स्टेबल न्यूक्लियस, उसमें से 155 अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स स्टेबल है. समझना, ये भी एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया है हमने. क्या किया, अलग अलग जोन में ये चेक किया, जब दोनों इवन है तो कितने न्यूक्लियस स्टेबल है, 155. व्हेन वन इज इवन अनदर इज ऑड, 55 एंड 50 अप्रोक्सीमेटली. या तो तुम न्यूट्रॉन्स को इवन ले लो, प्रोटॉन्स को ओड ले लो. either you can take odd number of neutrons and even number of protons, कोई भी दोनों में से एक इवन एक ओड, तो अराउंड 50-50 आ रहे हैं. when both are odd number of neutrons and protons, सिर्फ ऐसे 5 न्यूक्लियस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे जो स्टेबल थे. तो ये हमने जो डिसाइड किया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों इवन है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, एक इवन एक ओड है लेस स्टेबिलिटी. इफ बोथ आर ओड, मिनिमम स्टेबिलिटी. क्लियर? तो तुमसे एक रैंडम सा कुछ क्वेश्चंस दिया गया, आर्बिट्ररी उसमें फिगर्स वो दे दिए गए न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट किया गया और पूछा कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. तो इवन इवन विल बी मोर स्टेबल एंड ओड ओड विल बी लीस्ट स्टेबल. इसके पीछे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है. यही यहाँ पे लिखा हुआ है, when both protons and neutrons are even, then the probability of stable nucleus is more. Clear? या फिर हम ये बोले जो ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल है उसमें दोनों इवन इवन. चलो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस पर. न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरी. फर्स्ट वन, नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन. चलिए मैं दोनों नाम बताता हूँ, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नाम से ही हमें क्लियर होता है. नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस, दैट मींस the reactions which occur in nature by their own without help of any external factor. हम यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर यूज नहीं करेंगे, रिएक्शन खुद से होगा. क्लियर? आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन और आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, से ट्रांसम्यूटेशन भी कहा जाता है. इट इज अ कन्वर्जन ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस इनटू अनदर nucleus in laboratory. Whenever we perform some reaction forcefully in laboratory, we call it artificial reaction.
और वो रिएक्शन जो नेचर में खुद से हो रही है नेचुरल रिएक्शन। नेचुरल रिएक्शन जनरली होंगी अनस्टेबल न्यूक्लियस में, क्योंकि तभी वो खुद से ब्रेक होगा ना, और आर्टिफिशियल रिएक्शन हम फोर्सफुली परफॉर्म करेंगे स्टेबल न्यूक्लियस पर। तो फर्स्ट वन अकर ऑन अनस्टेबल न्यूक्लियस, सेकंड इज परफॉर्म्ड ऑन स्टेबल न्यूक्लियस। एग्जांपल भी दे रखा है एक, ये पेरेंट एलिमेंट हो गया, मतलब रिएक्टेंट को हम बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट। वी आर स्ट्राइकिंग अल्फा पार्टिकल टू दिस पेरेंट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग पार्टिकल। जो प्रोडक्ट बना है वो बना है ऑक्सीजन H17, वी कॉल इट प्रोडक्ट और डॉटर एलिमेंट here, and one extra particle is emitted, proton here. So striking particle, one extra particle, reactant ये हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट हो गया ऑक्सीजन इन दिस एग्जांपल। रिएक्टेंट को बोला जाता है पेरेंट और प्रोडक्ट को बोला जाता है डॉटर एलिमेंट। क्लियर? चार्ज एंड मास आर कंजर्व, तुम देख सकते हो 14 + 4, टोटल मास आ रहा है 18 इन द रिएक्टेंट साइड, 17 + 1 18, charge 7 + 2 9 in the reactant side, 8 + 1 9 in the product side. So charge and mass are balanced. Is that okay? Types of nuclear reaction. Yes, sir. Yes, sir. तन्मय, यश, यशवर्धन, क्लियर है तीनों को? Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. Nuclear reaction can also be represented in this manner. देखो, सबसे पहले हमने तो लिखा है रिएक्टेंट नाइट्रोजन था, देन स्ट्राइकिंग पार्टिकल, पार्टिकल 1 अल्फा स्ट्राइकिंग पार्टिकल था फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, देन एमिटेड पार्टिकल, देन प्रोडक्ट लिखा है हमने, प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन हियर। तो एक पार्टिकल स्ट्राइक हो रहा है रिएक्टेंट साइड में, एक पार्टिकल एमिट हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट। तो हम ऐसे भी एजम्पशन ले सकते हैं, पहले दो पार्टिकल रिएक्टेंट, बाद के दो पार्टिकल प्रोडक्ट। तो इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन, रिप्रेजेंटेशन इज गिवन, हमें इससे भी समझ में आना चाहिए कि क्या रिप्रेजेंट किया गया है। वो नाइट्रोजन प्लस अल्फा विल गिव ऑक्सीजन प्लस प्रोटॉन। Third type of reaction, nuclear fusion, and the fourth one is nuclear fission. The word fusion means add करना, the word fission means break करना। क्लियर? फ्यूज होता है हमारे घर में, लाइट का फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ना मतलब जो फ्यूज होता है वो किसी दो चीज को ऐड करके रखता है। क्लियर? वो बीच का कनेक्शन ब्रेक होना। फ्यूजन मींस एडिशन, फिजन मींस ब्रेकिंग। चलो देखते हैं। When two small nucleus combine to give heavy nucleus, we call it nuclear fusion. दो small nucleus combine हो जाए, example is given here. Hydrogen 12 plus hydrogen 13 will give helium 24 and neutron. Charge and mass are conserved, and this reaction occur in sun. ये जो reaction है sun में होता है। Nuclear fission reaction, when a heavy nucleus splits into two or more smaller nuclear, here we call it nuclear fission. जो atomic bomb में होता है, यहाँ पे reaction दिया भी है। Uranium converts into barium and krypton. यह दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस रिएक्शन इज बेसिकली चेन रिएक्शन। एक न्यूट्रॉन तुम स्ट्राइक करोगे यूरेनियम के न्यूक्लियस पर, बेरियम एंड क्रिप्टॉन बनाएगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन को रिलीज करेगा, और ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम एटम को जाके स्ट्राइक होंगे, जिससे ये यूरेनियम को स्ट्राइक हो रहा था। चेन रिएक्शन होती है, इसलिए काफी फास्ट रिएक्शंस होती है न्यूक्लियर बम में, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। One neutron can create 3, 3 can create 9, 9 can create 27. Multiplication reactions हो रही है, right? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, अल्फा डीके। देखो, जब भी अल्फा पार्टिकल डीके हो रहा है, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा, मास नंबर 4 से डिक्रीज होगा।
तो Z is decreased by 2, Z minus 2 बचेगा प्रोडक्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एंड मास नंबर विल बी A minus 4, क्योंकि अल्फा का जो चार्ज और मास होता है वो 2 and 4 होता है। मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल, तुमने एक रफ आइडिया ऑलरेडी ले लिया है पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में भी हम एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर रहे हैं। हम ये बोल सकते हैं किसी का, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तुम 2 से डिक्रीज करोगे, इसका एटॉमिक नंबर था 7, तो तुम आ जाओगे बेसिकली बोरोन पर 5। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप आउट ऑफ 18 ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? किस ग्रुप में आता है नाइट्रोजन? 15 group. 15 ग्रुप। बोरोन किस ग्रुप में आता है? 13. 13. क्या हम ये बोल सकते हैं अल्फा डीके में जो ग्रुप नंबर है वो 2 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है, तो ग्रुप डिस्प्लेस हो गया लेफ्ट साइड बाय 2 यूनिट। Daughter element is placed 2 position left in periodic table from the parent element during alpha decay. So during alpha decay, daughter element should be placed 2 position left to the parent element. यदि parent element 15 ग्रुप में था तो ये 13 में आ जाएगा, parent element 16 ग्रुप में था तो ये 14 में आ जाएगा, कुछ ऐसा हो। सर पीरियड्स भी चेंज Parent होंगे and ना फिर? पीरियड भी चेंज होंगे ना? पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट हो गया है तो पेरेंट चेंज हो गया, मतलब अच्छा पीरियड का बोल रहे हो? जनरली पीरियड चेंज नहीं होगा, पीरियड चेंज जनरली नहीं होगा। सर अगर सोडियम में से अगर अल्फा डीके हुआ तो चेंज हो सकता है ना? तो वही जनरली नहीं चेंज होता है, बट यदि ऐसा कुछ एटॉमिक नंबर आ गया है जिससे इस टाइप से डिक्रीमेंट हो रहा है तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिर वो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी वैलिड नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि पीरियड चेंज हो रहा है तो ग्रुप 2 से 18 पे चला जाएगा तो इंक्रीज भी हो जाएगा, मतलब फिर वो वेरिएशन हो सकता है। ये जनरलाइज्ड है, इन जनरल ऐसा होता है बट नॉट हार्ड एंड, क्योंकि 2 एक्सट्रीम कॉर्नर पे आ गए केसेस तो फिर वो अलग होगा कुछ। पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट्स आर आइसोडायाफर्स। हर्षल, क्या होता है आइसोडायाफर्स? हर्षल महाजन। काजल। महक। सर डायमेंस मतलब कि उनके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, आइसोडायाफर्स। तो इनमें तुम चेक कर सकते हो, बेसिकली 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स डिक्रीज हुए, यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स सेम अमाउंट में डिक्रीज हुए 2 and 2, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो भी था पहले वो मेंटेन रहेगा। तो आइसोडायाफर्स न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स आर सेम। आज महक नहीं है क्या प्रेजेंट? महक मोदी। चलो बीटा डीके। अब बीटा डीके में तुम देखोगे एटॉमिक नंबर Z था, एटॉमिक नंबर Z+1 हो गया है डॉटर एलिमेंट का, तो डेफिनेटली डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हुआ है। ये पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में आ जाएंगे बजाय लेफ्ट साइड के। सो डॉटर एलिमेंट इज प्लेस्ड 1 पोजीशन राइट इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट आफ्टर और ड्यूरिंग बीटा डीके। तो बीटा डीके के बाद इनकी पोजीशन 1 पोजीशन राइट हो जाएगी इन कंपैरिजन टू पेरेंट एलिमेंट। Parent and daughter element are isobars of each other. Isobar means same mass number. Check कर लो same mass number. Clear? Yes, sir. Then gamma decay. गामा डीके होगा तो गामा का ना चार्ज होता है ना मास होता है, they are just a form of energy. So parent and daughter element will have same atomic number and same mass number. Basically both are same. Then what is the difference between them?
क्यों गामा डीके हुआ है जब उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है? बेसिकली उनके एनर्जी में डिफरेंस है। जो पेरेंट एलिमेंट है वो काफी ज्यादा एनर्जी थी उसमें, काफी ज्यादा एनर्जेटिक था, एक्साइटेड था, उसने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया है, ठीक है? तो उसने अपनी एनर्जी को लूज किया और वो कन्वर्ट हो गया है डॉटर एलिमेंट में। तो पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट्स आर सेम बट दे आर न्यूक्लियर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमर्स। पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट्स आर न्यूक्लियर आइसोमर्स, सेम प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एनर्जी लेवल। क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. ये बाइंडिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, काफी डिटेल में तुम्हें फिजिक्स में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे भी नहीं। चाहो तो जरूर ये फॉर्मूला लिख लेना जब भी तुम नोट करो, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, बट इसके क्वेश्चन ये फिजिक्स में काफी डिटेल में आएगा। चलो इतना ही था ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ये जो पेजेस हैं शायद तुमने कॉपी नहीं किए होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 पेजेस, ये मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। यदि जिसने कॉपी कर लिया अच्छा था, जिसे नहीं किया वो तुम कॉपी कर लेना, ठीक है? तो इतने इतने पेजेस अभी के लिए छोड़ देना, तुम उसके बाद से लिखना चालू करना। वैसे भी कोई चैप्टर होता है तो एटलीस्ट 2-3 पेजेस छोड़ देना चाहिए बीच में, ताकि कुछ हमें फ्यूचर में लिखना पड़े अपने रेफरेंस के लिए, तो वहां पे लिख सकें। अच्छा ये बताओ, एटॉमिक का डिस्कशन का कुछ भी पेंडिंग नहीं था? ऑल एक्सरसाइज हैव बीन डिस्कस्ड टिल नाउ, 1 2 3 एवरीथिंग? सर थर्ड एक्सरसाइज बाकी है। थर्ड कंप्लीटली बाकी है? पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों ही बाकी है? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. चलो तो एक्सरसाइज 3 आज डिस्कस करने का बोला गया ना? Shall we discuss exercise 3 today? सर आपने डीसी के लिए दिया था वो टॉपिक, लेकिन डीसी में सिर्फ अच्छा, तो डीपीटी DC डिस्कस हो गया। ठीक है, तो डीसी हंसरूल भी बाकी है। कैसे बाकी हो सकता है हंसरूल? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया उसके बिना? चैप्टर कैसे कंप्लीट हो गया? हंसरूल नहीं देखा है क्या हमने क्लास में? Anyone please update? किसने यहाँ? यस सर हो गया है हंस रूल। हाँ, उसके बिना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ही नहीं और आगे कुछ भी चीजें नहीं होती यदि हंसरूल नहीं होता तो। चेक करना यश, हमारे लेक्चर नोट्स में होना चाहिए वो। हो गया सर। तो फिर हम मैं जो एक्सरसाइज 3 है वो इस वीक के जो तुम्हारा डीसी क्लास होगा उसके लिए मैं छोड़ देता हूँ। क्लियर? Yes, और तुम्हें ये भी Yes, बताया sir. डीपीपी, यदि एटॉमिक का डीपीपी कहाँ तक डिस्कस हुआ था, जो ऐसे मैसेज तो किया था। Sir, 18 तक हो गया है। 18 तक हो गया है। और 18 मतलब कंप्लीट हो गया क्या डीपीपी एटॉमिक का, या कुछ पेंडिंग है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? कंप्लीट सर। कंप्लीट हो गया है सर। ठीक है, तो इस वीक डाउट क्लास में तुम्हारा जो डिस्कशन हो जाएगा वो होगा एक्सरसाइज 3। कब है डाउट क्लास? When do you have doubt class this week? Sir, Wednesday. सर वेडनेसडे को है। वेडनेसडे को है, और टेस्ट भी वेडनेसडे को है। यस सर। हमें तो मैं देख लेता हूँ एक मिनट। हाँ सर वेडनेसडे डीसी को क्लास ही है है तुम्हारी कल? 21st।
ट्यूसडे को एडीसी क्लास, अच्छा एमबी है, तो डीसी क्लास भी एमटी भी दोनों कैसे पॉसिबल है? वो गलत लगा दिया होगा ना डीसी क्लास पे। डीसी क्लास तो ट्यूसडे को पॉसिबल, वेडनेसडे को पॉसिबल नहीं होगा, उस दिन तो टेस्ट है तुम्हारा। सर टेस्ट का अच्छा टाइम टेस्ट क्या होगा? मॉर्निंग, ओके टेस्ट मॉर्निंग में रखा गया है, तुम्हारे लेक्चर्स नहीं रखे गए हैं रेगुलर, और लेक्चर जो नहीं रखेंगे उस टाइम पर टेस्ट रख दिया गया है बेसिकली, और डीसी क्लास है आफ्टरनून में। टेस्ट का टाइम भी तुम्हें अपडेट कर दिया जाएगा जैसा रहेगा। ठीक है, वेडनेसडे को डीसी क्लास लगा है, डेफिनेटली टेस्ट तो तुम्हारे रेगुलर लेक्चर्स नहीं है तो कभी भी हो जाएगा फिर तो डीसी क्लास। तब तुम एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेना डीसी क्लास में, ट्राई करेंगे डीसी क्लास मॉर्निंग में कर लें और टेस्ट को आफ्टरनून में रखें, बट जैसा भी रहता है फिर। चलो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं फिर आज। यस सर। Yes, sir. यस सर। मोल कॉन्सेप्ट, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री कुछ मिस किया था, क्लियर, या जिन्होंने अटेंड भी किया था, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में कुछ बेसिक्स थे फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में देखेंगे इन द स्टार्टिंग लाइक फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स, वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का ही पोर्शन होता है, वहां पे हम थोड़ा सा बेसिक्स कर लेते हैं ताकि हमें एटॉमिक में भी कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत यूज आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट का तो हमें समझ में आए। तो जिसने नहीं समझा था या समझा था, दोनों ही केस में अच्छे से सुनना है। स्टार्टिंग के लेक्चर से भी मोल कॉन्सेप्ट में नहीं समझ में आते हैं तो थोड़ा सा आगे फिर प्रॉब्लम आने लगता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना बहुत जरूरी है मोल कॉन्सेप्ट में, क्लियर? तो इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का तुम्हें बोल भी दिया था, समझ में आया नहीं आया ठीक है, उसका तुम अभी मत टेंशन लो, सब कुछ कवर होगा यहाँ पर। It deals with the calculation of atom, molecule, moles, and basically during a chemical reaction, let's say we have chemical reaction N2 plus H2, they are reacting to produce ammonia. So in this chemical reaction, how many moles of nitrogen is reacting, how many molecules of nitrogen reacting with the hydrogen, and how many moles of product will produce during the chemical reaction. तो बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने एटम, मॉलिक्यूल, मोल्स इन्वॉल्व है उसका कैलकुलेशन देखना है हमें इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट में, क्लियर? तो हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था उसमें देखा था एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसका मोल्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, वो काफी डिटेल में हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। एटम, चलो कौन डिफाइन करेगा एटम, कैसे डिफाइन किया था हमने?
पूजा डिफाइन करो एटम। पूजा, प्रतीक्षा, पूजा, प्रतीक्षा, Raj, Rishika, any one of you, please define atom. एक तो वो मुझे पता भी नहीं चलता है कि तुम आवाज सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, थोड़ा रिस्पॉन्ड करा करो, तुम्हें भले आए ना आए आंसर, दैट डजंट मैटर, बट मैंने बोला एटलीस्ट उस टाइम के लिए अनम्यूट करो। पूजा, प्रतीक्षा, हाँ, आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? मैं जिसका भी नाम लेता हूँ एटलीस्ट अनम्यूट कर दो, मैं आंसर ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा इंटरेक्शन रहेगा, मुझे भी पता रहेगा कि क्या हो रहा है। तो पता नहीं, तुम्हें शायद कैमरा ऑन रखने का बोला गया था, बट तुम उसे मैसेज किया जाएगा, बट कैमरा ऑन रहता तो थोड़ा सा मतलब इंटरेक्शन मुझे लगता है कि बेटर हो पाएगा। मैं देख तो पाऊंगा बच्चा सामने बैठा भी है या नहीं बैठा है बेंच पर। करते हैं इसके बारे में, मैं पाठक के साथ बात करता हूँ, नहीं तो ऑफिशियली उसको एक बार और मैसेज करते हैं। यू नीड टू कीप योर कैमरा कंपल्सरी ऑन। थोड़ा सा नो डाउट तुम्हारा डाटा वगैरह ज्यादा कंज्यूम होगा, बट वो इतना मैटर नहीं करता है डाटा कंज्यूम होना, तो वो तो ठीक है। ऐसा है, हमने जो प्लान शायद 1.5 जीबी का लिया होगा, उसको 2.5 जीबी का ले रहे हैं। दैट विल कॉस्ट मे बी 100 रुपीज एक्स्ट्रा पर मंथ, इससे ज्यादा शायद कॉस्ट नहीं आएगा उसका। एटम, किसी को भी डेफिनेशन ध्यान नहीं है एटम की, मतलब अब तक तो पेज पलट के देख लेते हैं। कोई So तो atom is the smallest unit of ordinary matter. विच कंप्लीट करो, विच The particle which is made up of very indivisible particles of matter is called atom. एंड और भी मैंने लिखा था ना, और इसके अलावा भी कुछ लिखा था एटम का डेफिनेशन, विच कैन पार्टिसिपेट Not independently. चलो मैं एटम के पहले तो आता हूँ मैटर पर, पहले मैं मैटर को डिफाइन करता हूँ। Matter, anything around us which has certain mass and can occupy some volume, some space is called matter. हमारे आसपास वो सारी चीजें जिनका कुछ मास होगा, जिनका कुछ वॉल्यूम होगा, उन्हें मैटर कहा जाता है। क्या हमारे पास ऐसा भी कुछ होगा आसपास जो मैटर में काउंट नहीं होंगे? डेफिनेटली रेडिएशंस। एज ऑफ नाउ वी डोंट कंसिडर रेडिएशंस, waves and like matter. They do not have any mass and they do not occupy some volume. हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे ना 3 kg waves, 3 kg radiations, या फिर उनका वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया। दे डू नॉट हैव एनी मास एंड वॉल्यूम। तो वो सारी चीजें जो हमारे आसपास है, जिनका कुछ मास होता है और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, हम उन्हें मैटर कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड, gas. So classically, matter can be distinguished into 3 categories: solid, liquid, and gas. इन्हें 3 different category में categorize किया है classically. We have 4th and 5th category also. Clear? That both Einstein condensate,
वो सारी चीजें, प्लाज्मा, बट उसमें हमें अभी नहीं जाना है, हमें थोड़ा सा क्लासिकल साइंस में देख रहे हैं, उसमें 3 टाइप में डिस्टिंग्विश किया गया है जो हमारे सिलेबस में हमें डिटेल में पढ़ना है। नाउ हाउ टू डिस्टिंग्विश द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफरेंट होते हैं? सो देयर आर 2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑन व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश देम। सबसे पहला होता है इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम फॉर सॉलिड, it is moderate in case of liquid and minimum for gas. So first property, intermolecular force of attraction. So intermolecular force of attraction solid में सबसे ज्यादा, gases में सबसे कम। Yeah. Second point, fundamental point, that is thermal energy. Thermal energy is basically energy associated with this particle because of their movement. उनका जो मूवमेंट है उसके कारण से जो भी एनर्जी एसोसिएटेड है उसे हम थर्मल एनर्जी कहेंगे। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है गैसेस का, इट इज मैक्सिमम फॉर गैस, मॉडरेट फॉर लिक्विड एंड मिनिमम फॉर सॉलिड। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसमें, तो सबसे कम मूवमेंट इसमें। या मैक्सिमम इन केस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मिनिमम इन केस ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इसको भी मैं डिफाइन करता हूँ, लिक्विड में ये मॉडरेट, ये भी मॉडरेट, maximum for thermal energy, minimum for force of attraction. Thermal energy, energy associated with the atom molecules of a system due to their motion or movement. It increases with increase in temperature. ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा था और ये लिखा था थर्मल एनर्जी। ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया था मैटर का, वो बेस्ड था उनके फेस पर, उनके स्टेट ऑफ मैटर पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन था। नाउ केमिकली वी कैन क्लासिफाई
चलो 1 मिनट सुन लेना, फिर कॉपी करना। केमिकली वी कैन क्लासिफाई मैटर इन दिस डिफरेंट कैटेगरीज। प्योर में आएगा एलिमेंट इन कंपाउंड। ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, लाइक हमने ग्रेफाइट लिया, सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं। फॉस्फोरस, ये व्हाइट फॉस्फोरस, C4 सारे फॉस्फोरस, Cl2 बोथ आर क्लोरीन। कंपाउंड की बात करें, 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स इन फिक्स्ड रेशो फिक्स होगा। H2O एक कंपाउंड है, 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम, द रेशो इज ऑलवेज फिक्स्ड 2:1। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि H2O में रेशो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का 3:1 हो जाए, 4:1 हो जाए। तो यहाँ पे 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है, बट द रेशो इज फिक्स्ड। ग्लूकोज 6 12 6 1:1 रेशो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फिर आते हैं मिक्सचर पर, where ratio of 2 or more elements or maybe compounds can be changed। यहाँ पे हम रेशो को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ये 2 कैटेगरी में रखा गया है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ये लिखा है होमोजीनियस, दिस वन इज हेट्रोजीनियस। मैं होमोजीनियस का एग्जांपल ले लेता हूँ। NaCl इन वाटर, तुम NaCl को वाटर में मिक्स कर दो तो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि सॉल्ट पार्टिकल कहाँ पे है, वाटर पार्टिकल कहाँ पर है। होमोजीनियस मिक्सचर। NaCl, क्या तुम NaCl का अमाउंट वाटर में जो डिसॉल्व कर रहे हो वो कम ज्यादा कर सकते हो? डेफिनेटली। तो यहाँ पे रेशो फिक्स नहीं है ना, कुछ स्टैंडर्ड नहीं कि यही रेशो होगा, हम चेंज कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस की बात करें, जहां पर जो whenever we are mixing 2 or more than 2 matter, तो उनका जो we can differentiate them, we can have phase transformation, we can have density change। NaCl वाटर में डिसॉल्व करोगे प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा, तुम ये पता नहीं कर पाओगे ना कि NaCl के पार्टिकल कौन से हैं, वाटर के कौन से पार्टिकल हैं। बट अब तुम ऐड कर दो सैंड प्लस वाटर, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उसको वाटर में डिसॉल्व कर दो, तुम सैंड पार्टिकल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। हेट्रोजीनियस।
sand plus water. Even oil plus water is heterogeneous because they will form on separate layer. तुम oil particle को easily identify कर सकते हो, यहाँ पे oil है, यहाँ पे water है, जो properly mix नहीं हो रहे हैं, different phase में exist कर रहे हैं, heterogeneous. चलो copy. Please, I'm taking attendance, so you need to just tell present or yes. Abhishek Jadhav is not there. I think he's not well till now. 19th here. Amrita Pawar, Present. Ankit. Ankit is not there. Asal Parikh, Yes, sir. Darshita Jain, Disha, Yes, sir. Dhyaneshwari is not there. Harshal Mahajan, Harshal is not there. Kajal, Present, sir. Krishna, Present, sir. Kumud, Present, sir. Mac is not there. Mansi, Pardesi, Present, sir. Mansi Manoj, Present, sir. Nikita, Present, sir. Nikunj, Pooja, Present, sir. Pratmesh. Pratmesh is absent. Pratiksha, Raj Ahire, Yes, sir. ठीक है, बाकी सब प्रेजेंट है. होमोजीनियस में इफ यू वांट यू कैन राइट डेफिनेशन में होमोजीनियस हेटेरोजीनियस को डिफाइन भी कर देता हूं, जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिफाइन किया है. Homogeneous where both state and density remain same throughout the substance, throughout the matter. ठीक है, यदि हम स्टेट ऑफ मैटर को बोल रहे हैं और डेंसिटी सेम को बोल रहे हैं, दैट इज फेज रिमेन सेम. देखो, देयर इज अ one basic difference between phase and state of matter. State of matter only solid, liquid, gas. But phase में even oil plus water are different phase. Both are liquid but different phase. तो phase में एक तो state of matter भी सेम होना चाहिए, दूसरा डेंसिटी भी सेम होना चाहिए. यदि डेंसिटी सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो डिफरेंट फेज हो गए. दोनों में से एक भी चेंज हो गया, फेज विल बी डिफरेंट.
और हेट्रोजीनियस में क्या लिखोगे? एनी वन ऑफ देम इज डिफरेंट। where phase does not remain same। अब फेज में स्टेट ऑफ मैटर या डेंसिटी दोनों में से एक भी चेंज हो गया ना तो फेज चेंज हो जाएगा। फेज सेम होने के लिए दोनों को सेम होना चाहिए ना, स्टेट भी या तो सारे के सारे सॉलिड, सारे के सारे लिक्विड, सारे के सारे गैसेस। सेकंड, डेंसिटी भी हर पॉइंट पे सेम। चलो बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है आज मैटर का। मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे मेनली फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। बाय सर। ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। Sir, start the video. सर वो 5 पेजेस सेंड कर दो। ठीक है।